नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जहां हमारी किताब का नाम होगा भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी। यह किताब उन विद्यार्थियों से संबंधित है जिनके पास विषय के रूप में समाजशास्त्र है और वो कक्षा 12वीं में हैं। तो क्लास 12th के वे स्टूडेंट जो सोशोलॉजी विषय में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पास किताब है भारतीय समाज। बेसिकली इस बुक की बात की जाए तो इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं और जहां आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा भारतीय समाज का परिचय। इससे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करें, सबसे पहले अपने विषय को समझ लेते हैं। इसके साथ साथ हम जो पढ़ाई करेंगे वो सबसे पहले एक समरी पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन टू लाइन किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जो मार्किंग स्कीम है आपकी, जो एग्जाम पैटर्न है आपका, वो एग्जाम पैटर्न है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो गए या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन हो गए, वो हम जब भी कर सकते हैं जब हमें एक एक लाइन क्लियर हो, क्योंकि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, बट क्वालिटी अगर आपने लेनी है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। तो देखिए, हम जब समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र विषय की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र विषय अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से लिया गया है। समाजशास्त्र जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से लिया गया है। अब जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी शब्द 2 शब्दों के मेल से मिलकर बनाया है, जिसमें एक वर्ड है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। सोशियस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि जो लोगस शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी कि एक शब्द है समाजशास्त्र जो कि हमारा विषय है, समाजशास्त्र विषय जो है, समाजशास्त्र जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी से लिया गया है, और जो सोशियोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। एक वर्ड है सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और लोगस शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है। ऐसे में समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन, सोशियस माने समाज और लोगस माने तर्कशील अध्ययन, यानी कि समाज का एक तर्कशील अध्ययन, समाज का एक ऐसा अध्ययन जो तर्कों पर आधारित हो, वही अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। समाज का एक ऐसा व्यवस्थित अध्ययन जो कि तर्कों पर आधारित हो, लॉजिक बेस पर हो, इमोशंस के बेस पर ना हो। देखिए, एक छोटा बच्चा भी जानता है समाज क्या होता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी जानता है समाज क्या होता है। एक पढ़ा लिखा बंदा भी जानता है समाज क्या होता है और एक अनपढ़ बंदा भी जानता है समाज क्या होता है। लेकिन फिर अंतर क्या आता है? अंतर यह आता है कि भाई समाज का वास्तविक ज्ञान किसे है, क्या वास्तव में सभी लोग समाज को समझ रहे हैं? तो समाज की विडंबना यही है, समाज की समस्या यही है कि समाज के बारे में जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो तर्कों पर नहीं है, लॉजिक नहीं है उसके पीछे। कोई भी कुछ भी कह दे रहा हम मान ले लें। तो हम पढ़ते क्यों भाई? हम पढ़ते इसलिए ताकि हमारी लॉजिकल क्षमताओं का क्या हो सके, विकास हो सके। हम किससे क्वेश्चन पुट कर सके, क्या भाई क्यों? कोई हमारे सामने आकर कोई बात कर रहा है तो हम कह तो सके क्यों। तो इसलिए सोशियोलॉजी शब्द जो है, सोशियोलॉजी विषय है, इसका ओहदा थोड़ा बढ़ जाता है। इस सब्जेक्ट का वेटेज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें लगता है कि हमें सोसाइटी का ज्ञान है, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान तर्कशील नहीं होता। अब ऐसे में समाजशास्त्र जो विषय है इसकी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसे एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांट सकते, जिनमें से कुछ परिभाषाएं ऐसे हैं जैसे कि समाजशास्त्र मानव समाज की परंपराओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानव समाज की परंपराओं का क्या है? अध्ययन है। देखिए, मानव के बहुत सारे समाज हो सकते हैं, जैसे धर्म के आधार पर हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाइयों का समाज, बौद्ध, जैन, पारसी, और हर किसी की एक परंपराएं चलती आ रही होंगी। तो समाजशास्त्र बहुत सारी जो हमारी पारंपरिक घटनाएं हैं, जो पारंपरिक इतिहास है, उसका अध्ययन भी है। जबकि समाज को और अगर हम इकाइयों में बांटे तो एक विद्यार्थी समाज भी होता है, उसे किन अनुशासनों में बांधें तो उसकी ये भी एक इकाई हो सकती है। जनांकीय विशेषताएं भी पढ़ेंगे हम इसमें आगे। तो समाजशास्त्र की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन हर परिभाषा के पीछे एक लॉजिक होगा। जैसे कि एक और परिभाषा पढ़ता हूं मैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है।
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना विकास समाज के दायरे में रहकर ही कर सकता है। अगर आप ये सोचें कि आप अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लें, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। इवन आप जो पढ़ रहे हैं ये भी समाज के लिए पढ़ रहे हैं। हम अगर पढ़ लिख कर कोई बंदा डॉक्टर बन रहा है मान लो, तो किसके लिए बन रहा है? समाज के लिए तो बन रहा है। कोई इंजीनियर बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? समाज के लिए तो बन रहा है। कोई नेता बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? समाज के लिए तो बन रहा है। कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है मान लो, तो वो समाज के लिए तो कर रहा है। लेकिन ये बात ना वो बंदा नहीं जानता जो बंदा तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर वो जान रहा होता ना तो आज समाज कहां से कहां होता। जब एक बंदा एक इंटरव्यू में जाता है ना, तो पता है वो क्या कहता है कि मैं तो देश सेवा करूंगा, मैं तो समाज सेवा करूंगा। लेकिन जब उस पद पे जाता है, पहली दूसरी उसकी सैलरी आने लग जाती है, तो पता नहीं उसकी देश सेवा कहां चली जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि वो ना इमोशंस में है, उसके पास लॉजिकल चीजें नहीं। वो रटकर पास तो हो गया है, लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं आया। तो हम भाई सोशियोलॉजी का अध्ययन इसलिए करेंगे ताकि हम तर्कशील अध्ययन करें। हम सामने खड़ा व्यक्ति कोई हमारे सामने झूठा वायदा कर रहा हो ना, तो हम उससे ये कह सके भाई क्यों। कोई बंदा ज्यादा ज्ञान छाट रहा हो तो हम उससे कह सके क्यों। जब वो हमारी क्यों का आंसर देगा तब हम उसकी बात मानेंगे। तो एक विद्यार्थी होने के नाते हमारे सामने सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि किसी भी चीज पर हमें ना विश्वास तो करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना। किसी भी चीज पर विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना। क्योंकि ज्ञान मीमांसा कहती है क्या कि वास्तव में सत्य क्या है। तो अगर आपके अंदर भी ज्ञान की प्यास है, आप भी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको भी सत्य के पीछे भागना पड़ेगा कि सत्य क्या है। और जब इसके पीछे भागेंगे तो वास्तव में आपको ज्ञान होगा। तो ये तो बात रही आपके सब्जेक्ट के एक इंट्रो की। अब बात करते हैं कि वास्तव में भाई चैप्टर में है क्या। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय समाज का परिचय। देखिए क्लास थोड़ी सी भावुक तो होगी है, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों से नहीं खेलेंगे। इसके बाद हमें ग्रेजुएशन करनी है, हम विश्वविद्यालय के छात्र हो जाएंगे, महाविद्यालयों में हमारा एडमिशन होगा। तो हमारी ना थोड़ी सी जो क्षमताएं हैं वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी ना क्लास आपको जो स्टैंडर्ड है उठा हुआ मिल सकता है। तो भारतीय समाज का परिचय। जब हम भारतीय समाज का परिचय पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम समाजशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता ही है कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि ब्रिटिश जब भारत में आए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो उसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों ही क्वेश्चनों के उत्तर हम इसमें जानेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ें। जैसा कि अभी मैंने बताया, आपकी किताब ये कहती है सोशियोलॉजी हम इसलिए पढ़ें क्योंकि हर किसी को समाज का ज्ञान तो है, लेकिन वो तर्कशील नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सोशियोलॉजी पढ़ने का प्रॉफिट ये है कि हर किसी को सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, लेकिन सोसाइटी का ज्ञान होना ही ये समस्या भी है और फायदा भी है। फायदा इसलिए भाई ये सब्जेक्ट ना किसी को भी ज़्यादा नया नहीं लगता। उन्हें लगता है रे ये तो हमें पता है, समाज के बारे में हमें तो पता है। लेकिन जो ये पता है यही समाजशास्त्र के सामने एक बड़ी बाधा भी है, क्योंकि ऐसे में हम बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ पाल लेते हैं जो समाज के प्रति क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो समाजशास्त्र विषय की सबसे पहली विशेषता यही है कि कोई बंदा इसमें शून्य से शुरुआत नहीं करता, जीरो से शुरुआत नहीं करता। हर किसी को पहले से समाज का कोई ना कोई बेसिक ज्ञान होता है और उसके आधार पर वो अपनी क्या करता है, अवधारणाओं का निर्माण करता है। लेकिन ये समाज के विकास के लिए बाधक भी हैं और समाज के विकास के लिए जरूरी भी हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा समाज के बारे में गलत ज्ञान लेता हो सकता है कुछ लोगों का समाज के प्रति ज्ञान सही भी। अब देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। मैं आपको एक एक लाइन व्याख्या करूंगा आपकी किताब से, जैसे कि आपकी किताब ही है इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज। तो देखिए आपकी किताब क्या कहती है। आपकी किताब कहती है एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र की जब बात की जाए तो ये सारे सब्जेक्ट से अलग है। जिस प्रकार से हम राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करते हैं, इतिहास का अध्ययन इतिहास में करते हैं, गणित का अध्ययन गणित में कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट बना हुआ है। तो ऐसे समाजशास्त्र जो था ये पहले से ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। हालांकि समाज तो जब से मनुष्य है, लेकिन ना समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता था। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन थे? तो अगस्त काम्टे जो थे वो कौन थे? फादर ऑफ सोशियोलॉजी।
ये बात आप ध्यान रखना। तो पहली लाइन आपकी किताब की क्या कह रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आज तक आपने पढ़ा है। ये एक ऐसा विषय जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता। देखिए मैं एक एक लाइन जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। मैं भी चाहूँ एक स्पीच दे सकता हूँ या 4-5 लाइनें यहाँ पर लिख के आपको पूरा पूरा चैप्टर कवर करा सकता हूँ। लेकिन जब एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमें शब्दों का ज्ञान ही नहीं रहेगा, हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम अपने आंसर को और आगे कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए मैं एक एक लाइन कवर कर रहा हूं और आप बहुत ध्यान समझना। अगर आपके पास बुक है तो बुक अगर आप खोल के बैठोगे तो आपकी एक एक लाइन बिल्कुल कवर हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई करेंगे ताकि एक एक लाइन हमारी क्या हो सके, कवर हो सके। इसके अलावा जो हेडिंग्स बनेंगी, जो मेन पॉइंट बनेंगे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक की बात कितनी सी? अब तक की बात इतनी सी कि समाजशास्त्र सभी विषयों से अलग है जिसे आज तक आपने पढ़ा है। क्यों अलग है? उसका रीजन ये है क्योंकि समाजशास्त्र के बारे में आपको पहले से जानकारी है, जबकि अन्य विषयों के बारे में आप पढ़कर जानकारी लेते हैं। अन्य विषयों को हम सिखाए जाने की वजह से सीख पाते हैं, लेकिन समाज के बारे में हमें कुछ ना कुछ, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, वो ज्ञान हमें घर से, विद्यालय से पता चलता रहता है। इवन हम आते जाते भी समाज का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो अन्य विषय जब वो पढ़ाए जाते हैं तभी हम पढ़ते हैं, जबकि सोशियोलॉजी हमें पहले से ही पता होती है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरी बात, समाज के बारे में जो हम अपने आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हमारे बचपन से लेकर बड़े होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इवन आप जब तक लगातार समाज में आगे, जब तक आप अपनी उम्र के तकाजे को पार कर रहे हैं, उम्र लगातार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, समाज के बारे में आपका अनुभव और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सोशियोलॉजी जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें भी समाज का ज्ञान है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी समाज का ज्ञान है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें जो ज्ञान है और जो पढ़ रहे हैं उन्हें जो ज्ञान है, उसमें बहुत अंतर है। ये लॉजिकल वे की बातें हैं बस। तो देखिए, इस प्रकार पहले से ही ये अपने आप प्राप्त किया ज्ञान, इसे सहज ज्ञान कहते हैं या सहज बोध कहते हैं। तो वो ज्ञान जो हमें पहले से प्राप्त हो, वो ज्ञान क्या कहलाता है? सहज ज्ञान कहलाता है। सहायक, ये हमारे समाज शास्त्र के लिए सहायक भी है, हेल्पफुल भी है और बाधक भी है। अच्छा, ये हेल्पफुल क्यों है? जो हमारा ज्ञान सहज ज्ञान है, अपने आप ही जो हमें बेसिक ज्ञान है सोसाइटी के बारे में, ये हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये समाजशास्त्र शब्द के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन पर निर्भर करता है। हमें पहले से इस समाजशास्त्र को पढ़ते वक्त डर नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ होगी, हमें ये सब्जेक्ट आसान सा लगता है। ऐसा लगता है कि इसके बारे में हम तो पहले से सब कुछ जानते हैं। तो जो हमारा सहज ज्ञान है, जो हमारा कॉमन सेंस है, अगर हमें वो सोसाइटी के बारे में पहले से ही पता है तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि हम सब्जेक्ट से नहीं डरेंगे। जैसे हम आर्ट साइड के स्टूडेंट से मान लो, तो हमें एकदम से कोई फिजिक्स ला के पढ़ाए तो हम डर जाएंगे, अरे यार इसमें तो क्या है। लेकिन सोशोलॉजी को फिजिक्स वाला बंदा भी सोचेगा, मैथ वाला बंदा भी सोचेगा, पॉलिटिकल वाला बंदा भी सोचेगा ये ऐसे तो आते हैं हमें। तो इस विषय को, जो सहज ज्ञान है, इसका जो हमारे पास कॉमन सेंस है, उससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे पढ़ने से हम डरते नहीं हैं, ऐसा आपकी किताब कह रही है। लेकिन ये बाधक इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास कॉमन सेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ना समाज के ज्ञान के आधार पर है, मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं है। ऐसे में हमें इस सहज बोध को भुला देना होगा, इसे मिटा देना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉमन सेंस गलत होता हो, लेकिन जो गलत अवधारणा है उसे हमें अपने दिमाग से हटा देनी होगी। वो परंपराएं जिनको हम ढो रहे हैं और वो समाज के लिए जरूरी नहीं है, तो वो हमें हटा देनी होगी, क्योंकि वो समाज के लिए कोई लॉजिकल नहीं है, वो समाज के विकास में बाधक है, समाज उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के पहले चरण में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में, हमें कुछ चीजें भूलनी पड़ेगी और यही हमारे लिए जरूरी है। और भूलनी क्या है? समाज के उस ज्ञान को जो नकारात्मक वे में है, जो इमोशंस पर आधारित है, लॉजिकल नहीं है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आस्थाएं गलत हों, लेकिन गलत हो भी सकती हैं। आगे देखिए, समाजशास्त्र हमें यह सीखने का निमंत्रण देता है कि संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण के अलावा हम में से अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। यानी कि सोशियोलॉजी ये भी कहती है कि जो समाज को देखने का हमारा नजरिया है और वही नजरिया दूसरे लोगों से अलग कैसे है। अब जैसे दूसरा बंदा किसी चीज के ऊपर अपनी टिप्पणी दे रहा है, हम अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, तो दोनों में से कौन सही हो सकता है, इसके पीछे जब हम लॉजिक लगाएंगे तब हम कहेंगे कि समाज का जो अध्ययन है वो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, वो एक लॉजिकल अध्ययन है। ये वास्तव में वो अध्ययन है जो समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार हो सकता है हमारी अवधारणा गलत हो और कई बार हो सकता है सामने वाले की अवधारणाएं गलत हो। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब तर्क वितर्क हो, वाद विवाद हो, चर्चाएं हो, एक डिबेट टाइप से माहौल हो। तो ये कुछ विषय ऐसे होते हैं जो रट्टाफिकेशन के नहीं होते, वो पता किसके होते हैं कि हाँ भाई 5-7 बंदे बैठे चर्चा कर रहे हैं और फिर वो अपनी अपनी मानसिक विचारधाराएं बता रहे हैं, वो एक एक शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा के बाद एक निष्कर्ष को निकाल रहे हैं। तब वास्तव में जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वही तर्कशील ज्ञान होता है। आपने अपने मन से कोई अवधारणा बना ली तो वो ज्ञान नहीं है।
लेकिन आपने समाज में बैठ के 4-5 बंदों के साथ चर्चा करी, अपने ही सहपाठियों के साथ चर्चा करी, उन लोगों ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, आपके शिक्षक ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, उसके बाद जिस तर्क से सभी लोग सहमत होंगे, हम उस अवधारणा को मान सकते हैं कि हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ सत्य हो सकती है क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो जिन बातों के पीछे लॉजिक नहीं, उनकी बात करनी बेकार है। सोशियोलॉजी में मेन डिस्कस इसी चीज़ पर किया गया है। तो मानव संदर्भ में जब हम वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, देखिए जब भी हम सत्य की खोज में जाते हैं तो सत्य की खोज में जाते वक्त सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सत्य एक नहीं, सत्य अनेक है। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए सत्य हो वही किसी और के लिए असत्य हो सकता है एक व्यक्ति जो अदालत में है उसे लगता है कि सत्य ये घटना है, लेकिन हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए यह सत्य हो, उसके लिए कुछ और घटना हो सकता है किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो, कुछ और सोचकर किया हो और आपने जब उसे देखा तो कुछ और सोचा। जिस प्रकार से एक कलाकार एक चित्र बनाता है और उस चित्र को बनाते वक्त उसकी जो सोच होती है वो सिर्फ वही जानता है, उसी प्रकार से जो चित्र को देखता है उसकी सोच कुछ और हो सकती है। यानी कि एक कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई, हो सकता है वो कुछ में कुछ और दर्शाना चाहता हो, लेकिन 10 जने जो देखने वाले होंगे उनके अलग अलग नज़रिए होंगे और उनमें से जो उस चित्र को पहचान लेगा, जो उस चित्र के महत्व को समझ लेगा, वो उस चित्र को ले जाएगा। तो उसी प्रकार से समाज में क्या होता है, समाज में लॉजिक चीज़ें होती हैं जो सभी लोग मान लें, जो उस तर्क को समझ लें। इतनी बात क्लियर है। यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ना कोई आसान काम नहीं जितना आसान हम सोचते हैं कि हाँ भाई 4 लाइन लिखी और आपको बता दिया और आप खुश। डीपली अध्ययन करोगे तो यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए, तो हमें क्या जानना है, सत्य एक नहीं, सत्य क्या है, अनेक हैं। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्र कभी भी अकेले नहीं हो सकता, इसका हमें कंपैरेटिव अध्ययन करना पड़ता है, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजशास्त्र हमें ये दिखा देता है कि हम चीज़ों को किस तरह देख सकते हैं, ये हमें ये सिखा देता है कि हम अपने आप को बाहर से कैसे देखें। इसीलिए इसे आत्मवाचक भी कहा जाता है। समाज में हमारी स्थिति क्या है, समाज में हम गलत हैं, सही हैं, जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है, ये हमें बता देता है कि वास्तव में हमारी समाज में स्थिति क्या है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई हर बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला है, तो अपने आप को जब हम बड़ा समझते हैं ना तो हमें ये ध्यान लेना चाहिए कि हमसे ही बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो सोसाइटी के विद्यार्थी होने के नाते ना हमारे अंदर से अहम निकल जाता है, हमारे अंदर से ये बात निकल जाती है, हमें आता है। तो सोशियोलॉजी की सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि जब भी हमें लगता है ना कि हमें भाई बहुत चीज़ें आती हैं, तो सोशियोलॉजी हमें गलत साबित कर दे कहती है कि अभी और पढ़ बेटा, अभी तुझे और अध्ययन की जरूरत है, अभी तेरे को और लॉजिक की जरूरत है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ भाई हम 100 में से 90 नंबर लेकर आ रहे हैं, 95 नंबर लेकर आ रहे हैं तो हम सही होंगे। वास्तव में व्यवस्थित अध्ययन हमें पता होना चाहिए। तो सबसे सरल स्तर पर कहा जाए तो भारतीय समाज और उसकी संरचना की समझ हमें एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताएगा थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब तक सोशियोलॉजी के बारे में बता रहा था वो, अब इंडियन सोसाइटी के बारे में बताएगा। तो सोशियोलॉजी के बारे में अब तक क्या बताया कि एक तो इसमें हम जीरो से शुरुआत नहीं करते, हमारे पास पहले ही समाज का कोई ना कोई ज्ञान होता है। दूसरी बात क्या होती है, ये हमें आत्मवाचक बनाता है। तीसरी बात क्या होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि समाज में क्या चीज़ें सत्य हैं, और सत्य कोई एक नहीं, सत्य अनेक हो सकते हैं। एक लोगों के लिए वो सत्य हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए वो असत्य भी हो सकता है। इसके अलावा समाज का व्यवस्थित अध्ययन है सोशियोलॉजी। अब चैप्टर में दूसरी चीज़ क्या बताएगा, अब चैप्टर में इंडियन सोसाइटी के बारे में बताएगा। तो देखिए हम सभी जानते हैं भारतीय समाज एक विभिन्नताओं भरा समाज है। यहाँ पर ना सिर्फ धर्म के आधार पर विभिन्नताएं हैं, बल्कि भाषा के आधार पर भी विभिन्नताएं हैं, क्षेत्र के आधार पर भी विभिन्नताएं हैं, नस्ल के आधार पर भी विभिन्नताएं हैं। इतनी विभिन्नताओं भरा देश है मेरा। एग्जाम्पल दिया आपकी किताब में कि मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, तो आपको पता चलेगा अरुणाचल प्रदेश कहाँ का इलाका है भाई, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ की बोली भाषा रहन सहन का स्तर क्या होगा, अलग होगा। जबकि वहीं एक बंदा अदर स्टेट का है, जैसे कि आपकी किताब बता रही है कि मान लीजिए आप अदर स्टेट के किसी बंदे से कंपेरिजन करेंगे, चाहे यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, तो आपको पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश उस मुकाबले तो क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। जबकि वो एक पहाड़ी इलाका है, दूसरे इलाके शायद मैदानी इलाके हो सकते हैं, वहाँ की जलवायु अलग हो सकती है और यहाँ की जलवायु अलग हो सकती है। तो देखिए इसे हम भौगोलिक भिन्नताएं कहते हैं। तो भौगोलिक भिन्नता क्या है कि आपका एरिया हो सकता है पहाड़ी एरिया हो सकता है आपके यहाँ की जलवायु ठंडी हो सकता है आपके यहाँ कुछ विशेष प्रकार की खेती होती हो सकता है आपकी भाषाएं अलग हो, आपके त्यौहार मनाने के तरीके अलग हो। लेकिन वहीं उसी कंपैरिजन में अदर स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, उनके त्यौहार मनाने के तरीके अलग हो, उनकी जो
फसलें हैं वो अलग हो, उनके खान पान जो है वो अलग हो, उनकी मिट्टी अलग हो। आपके यहाँ किसी चीज़ की खेती होती है, उनके यहाँ किसी और चीज़ की खेती होती हो। इस विविधता को हम कौन सी विविधता कहते हैं? भौगोलिक विविधता। तो इंडियन सोसाइटी का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन सी भौगोलिक विविधताएं हैं जो कि उस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं, वहाँ के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। अगला एक और एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया गया है। वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप ना एक ऐसी जनसंख्या के समूह का हिस्सा हैं जो कि युवा वर्ग से है। तो जब आप युवा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित हैं तो देखिए आपके सोचने का तरीका कुछ और होगा, और जो आपसे ऊंची उम्र के लोग हैं, आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होगा। ऐसे में एक संघर्ष आता है समाज में कि युवाओं का अपने से जो वृद्ध लोग हैं, अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बीच में एक मनमुटाव रहता है, क्योंकि वो लोग रूढ़िवादिता से ग्रसित होते हैं और युवा जो होता है वो नई विचारधाराओं से प्रेरित होता है। तो ऐसे में विचारधाराओं का एक संघर्ष अगर सोसाइटी में दिखेगा तो डेफिनेटली दिखेगा। अगर आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि विचारधाराओं का संघर्ष है तो ये सीधी सी बात है, हमेशा ये संघर्ष रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जो एक नई युवा पीढ़ी होगी उसकी विचारधाराएं अलग होगी, उसके ज्ञान का स्रोत अलग होगा, जबकि जो एक वृद्ध पीढ़ी होगी, जो बुजुर्ग पीढ़ी होगी, उनके ज्ञान का स्रोत अलग होगा, उनकी सोसाइटी की जो सोच होगी वो एक अलग होगी। तो ऐसे में डेफिनेटली टकराव होने ही है, और ये टकराव कई बार समाज के लिए ठीक भी होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिनका तोड़ा जाना जरूरी भी है, लेकिन कई बार ये हानिकारक भी हो सकते हैं अगर उसके पीछे हमने लॉजिकल वे यूज़ नहीं किया है। तो जैसे कि आपकी किताब कहती भी है यही बात कि एक कंपैरेटिव सामाजिक नक्शा अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप उस समूह के सदस्य हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है, यानी कि 17-18 साल की आयु में हैं आप, और भारत की लगभग 40% जनसंख्या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है। यानी कि जब आप 18 साल 19 साल में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या का आंकड़ा ऐसा है जो आपसे छोटा भी होगा, सीधी सी बात, और बहुत बड़ी जनसंख्या का आंकड़ा ऐसा होगा जो आपसे बड़ा भी होगा। अब ऐसे में आप ये देखेंगे कि आप किस भाषा से हैं, क्या आप गुजराती भाषा बोलते हैं या तेलुगु भाषा बोलते हैं या हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा आपके घर वाले किस कार्य से रिलेटेड हैं, क्या वो व्यवसाय करते हैं या वो नौकरी करते हैं, अगर व्यवसाय करते हैं तो कौन सा व्यवसाय करते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो कौन सी नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समाज में प्रभावित करेंगी, ये आपके संबंधों को भी प्रभावित करेंगी। इसके आधार पर आपकी सोसाइटी का निर्माण होगा। समाजशास्त्र केवल आपका अन्य लोगों के साथ स्थान निर्धारित करने में मदद नहीं करता, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जैसे कि बहुत बड़े अमेरिकी सोशियोलॉजर रहे हैं सी राइट मिल्स, इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियां और सामाजिक मुद्दे के बीच की कड़ी के संबंधों को बताता है। यानी कि आपकी जो पर्सनली प्रॉब्लम है, क्या वो सिर्फ आपकी पर्सनली प्रॉब्लम है या समाज में इस चीज़ के ऊपर एक मुद्दा उठाया जा सकता है या समाज में इस चीज़ पर चर्चा की जा सकती है। इस मुद्दे को उजागर कौन करता है, इन संबंधों को उजागर कौन करता है? समाजशास्त्र। ऐसा कौन कह रहा है? सी राइट मिल्स। व्यक्तिगत परेशानियां हमारी क्या हो सकती हैं? बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आप परिवार के बड़े बेटे हो सकते हैं और आपके सामने ये समस्या हो सकती है कि हाँ भाई, अब आपकी भूमिका आपकी फैमिली में क्या होगी। हो सकता है आपके भाई बहन दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हो सकता है आपको भविष्य के बारे में चिंता हो कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको सामाजिक पहचान पर, अन्य पर गर्व हो, तनाव भी हो सकता है, आत्मविश्वास भी हो सकती है, उलझन भी हो सकती है। ये सब हमारी पर्सनली प्रॉब्लम है भाई, कि समाज में हमारी हैसियत क्या होगी। तो ऐसे में ना हम समाज से कई बार खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच में जो अंतराल है, जो मनमुटाव है, ये एक सामाजिक घटना है जो कि अनेक समाजों और समय कालों से आ रही है। बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है और ये लाखों लोगों से संबंधित है, सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अगली जो समस्या है वो सांप्रदायिकता है। धर्म के आधार पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से दंगे फसाद जैसी समस्याएं बन रही हैं। इसके अलावा जातिवाद, बहुत सारे समाज की समस्या इंडियन सोसाइटी में खास तौर पर, ना सिर्फ पहले के ज़माने में, आज़ादी के समय भी और आज भी जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और वो मुद्दा ना सिर्फ और सिर्फ हमने नहीं बना रखा, वो मुद्दा सबसे बड़ा गेम खेलते हैं पॉलिटिशियंस, जो ये कहते हैं कि जातिवाद का विरोध करते हैं और खुद ही जाति के नाम पर वोट लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना वो लॉजिकल नहीं है, हमारी सोसाइटी के पास सोसाइटी का ज्ञान नहीं है। तो जिस दिन सोसाइटी को सोसाइटी का ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन जब कोई धर्म जाति के नाम पर किसी प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा करेगा तो हम कहेंगे हमें ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें वो प्रत्याशी चाहिए जो लॉजिकल हो, जो ज्ञानी हो, जिसके पास नॉलेज हो, जो केवल और केवल सड़क और नाली के नाम पर वोट ना लेता हो, धर्म और जाति के नाम पर वोट ना लेता हो, बल्कि वो देश के नाम पर, देश की जीडीपी के नाम पर
वोट लेता हो, तब हम ऐसी बातें करेंगे। जिस दिन हम वास्तव में सोशियोलॉजी का अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा लैंगिक असमानताओं के बारे में भी पढ़ते हैं, स्त्री पुरुष, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि उपनिवेशवाद का इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर परिचय। तो देखिए, प्रभाव, माफ कीजिएगा। तो देखिए, हम सभी को पता है ब्रिटिश द्वारा हमें उपनिवेश बनाया गया। तो जब भी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पे हावी होती है तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं और उसके निगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। हालांकि ज़्यादातर निगेटिव इंपैक्ट ही होते हैं, लेकिन जब हम भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं तो इसमें मिला जुला स्वरूप रहा है उपनिवेशवाद का। अब जैसे निगेटिव इंपैक्ट तो यही था, हम सभी जानते हैं कि हम आर्थिक रूप से हमें शोषण हुआ, हमें बहुत गरीब बना दिया गया, हमारी धन संपत्ति को लूटा गया, हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पर कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाया गया। लेकिन पॉजिटिव वे भी है जो हमें पढ़ने चाहिए। सबसे पहली बात है, हमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला। अगर शायद हम ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं होते तो हम ज्ञान विज्ञान से दूर रहते। शायद हम पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आने के बाद ही एजुकेशन के प्रति जागरूक हुए। उपनिवेशवाद का ये पॉजिटिव इंपैक्ट था कि सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कानून बनाए गए। हालांकि ये कानून हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए थे भले, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर अच्छा पड़ा है। तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। इसके साथ साथ जनगणना संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी ब्रिटिश की देन है, क्योंकि शायद ब्रिटिश नहीं आते तो एक ऐसी शासन व्यवस्था हम पर शासन कर रही होती जिसका कोई तुक नहीं था, जो सिर्फ किसानों का शोषण करके उससे कर की वसूली करती थी और अपने राज दरबारों में रंग रलियां मनाती थी। क्योंकि अगर वही लोग इतने अच्छे होते हैं जो शासन व्यवस्था पहले से चल रही थी हमारी, तो शायद हम कभी ब्रिटिश के गुलाम बनते ही नहीं। हमारी भी एक अच्छी नेवी होती और शायद हम और देशों को उपनिवेश बना रहे होते उस समय। लेकिन हम अगर पिछड़े थे तो उसका कारण वो पुरानी शासन प्रणाली थी और उसका नष्ट होना जरूरी था। तो हमें एक पॉजिटिव पहलू भी देखना पड़ेगा समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते। जैसा कि आपकी किताब भी कहती है कि उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने भारतीय चेतना को जन्म दिया, एक भारतीयों को भारतीय होने का एहसास दिलाया। उससे पहले भारत बहुत सारी रियासतों में, समाजों में बटा हुआ था। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार हमें एकीकृत किया, एकजुट किया। इसके साथ साथ आर्थिक परिवर्तनों से हमें क्या कराया, परिचय करवाया। ऐसे परिवर्तन लाए जो भारत में पहले से नहीं थे। इंडियन सोसाइटी का उन सभी चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाया, उन सभी चीज़ों से परिचय करवाया जो कि इंडियन सोसाइटी के लिए ज़रूरी थी। हाँ, हमें ये परिवर्तन एक भारी कीमत चुकाकर मिले हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर, हर जगह हमने एक कीमत अदा करी है अपने यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स लाने के लिए। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद की बात आई है। राष्ट्रवाद मतलब देशभक्ति की भावना हमारे अंदर आई है, अपने देश के प्रति एकजुटता की भावना आई है। तो उपनिवेशवाद का शत्रु किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद को। इसके साथ साथ पश्चिमी शैली की जो शिक्षा आई है, इसने उपनिवेशवाद को अपनी मान्यताओं के आधार पर चुनौती भी दी है। एक नई शिक्षा परंपरा की जो खोज हुई है उसे प्रोत्साहन मिला है। समाज में नई नई प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो विकसित हुई हैं। उपनिवेशवाद ने नए वर्ग और नए समुदाय यानी कि नई कम्युनिटियों को भी जन्म दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की ये सारी चीज़ें क्या थी, लीडरशिप कर रही थी। धर्म जाति के आधार पर कुछ चीज़ें जरूर इसने कम करी और कुछ चीज़ों को बढ़ावा भी दिया। धर्म के आधार पर तो हमारे देश का विभाजन तक कर दिया, जो कि सबसे बड़ी कीमत हमने चुकाई। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर में ये बताया गया कि अगले चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। तो अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं भाई। तो इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले ये पढ़ी सोशियोलॉजी का अध्ययन क्यों किया जाए। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि जब हम एक सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो उसमें इंडियन सोसाइटी को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए और उपनिवेशवाद का इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा। आशा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा सीरियस भी था। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम इस पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो भी इससे अच्छी ही क्वालिटी आपको अगले चैप्टर में हम देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।